वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने जा रही है, जिसके बाद उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ कहा कि आगामी जुलाई के पहले सप्ताह में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देहरादून में एक चिंतन बैठक की जाएगी, जिसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में काफी सुधार किया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकार ड्रेस से लेकर किताबें फ्री में देने जा रही है। स्कूलों में सभी जरूरी संसाधनों को पूरा किया जा रहा है और शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि एनईपी को लागू करने वाला है, नई शिक्षा नीति को। और 1 और 2 तारीख अभी जुलाई में हम एक चिंतन बैठक कर रहे हैं देहरादून में। इस बार जितने हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में 100% किताबें कक्षा 12वीं तक हमारी सरकार फ्री देगी, बस्ते फ्री देगी, जूते फ्री देने वाले हैं, फर्नीचर देने वाले हैं। हम स्कूलों में शौचालय से लेके, पुस्तकालय से लेके, वाचनालय से लेके और टीचर तक हर प्रकार की इस बार व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राचीन रहस्यों को भी अपने अंदर छिपाए हुए है, समेटे हुए है, जो आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगी। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गोडसे के बाद उत्तरकाशी में प्राचीन वृत्तांत अली को भव्य रूप देने का काम किया गया है, जो आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश उत्तराखंड को फिल्मी हब बनाने की है। उत्तराखंड में पर्यटन और बढ़ सके और यहाँ के लोगों को पर्यटन रोजगार से जोड़ा जा सके। किया है और गौरसों के साथ साथ गरतांग गली को डेवलप किया है। तो गरतांग गली जो मतलब 150 साल पुरानी एक कनेक्टिविटी का रास्ता था, उसको काफ़ी डेवलप किया है और मैं समझता हूँ कि फिल्मों भी आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड फिल्म हम बने। काफ़ी हमने बॉलीवुड को हमारी जो कहानियाँ हैं, जैसे नैन सिंह रावत जी की कहानी है जिन्होंने तिब्बत की लंबाई को नापा, दूरी को नापा, तो इस प्रकार की जो कहानियाँ हमारे फोकलोर्स हैं वो हम बॉलीवुड को देना चाहते हैं। और हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लक्सर के खानपुर क्षेत्र वो पहुंचे और जहां उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लक्सर रोड, खानपुर मंडल क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों के तहत शिरकत की गई। दरअसल खानपुर पहुंचने से पहले ही उनका लक्सर में नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के कैंप कार्यालय में स्वागत किया गया और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में 8 सालों का कुशल कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से मंडल स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से हिस्सा लिया जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। कई कांग्रेसियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाएगी, ये उन्होंने बड़ी बात कही। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के लाभ को लेकर संगठन की तरफ से जागरूक किया जाएगा। दल की बैठकें सब जगह हो रही हैं और यहाँ पर आज कुछ कांग्रेस के लोग भी ज्वाइन करेंगे। जगह जगह अभी खानपुर में भी ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी मंडलों की बैठकें हो रही हैं और सुशासन के 8 साल जो मोदी जी के हैं और राज्य सरकार के पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको आम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इस काम की कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचा रहा है और बूथों को मजबूत। और उत्तराखंड को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी और प्रारंभ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान सीएम धामी के सामने ई-FIR पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-FIR से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को FIR दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-FIR में उच्चाधिकारियों की तरफ से नियमित रूप से समीक्षा की जाए। और पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम अब आम हो चला है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी भी नहीं है। और हाँ, ये बात अलग है कि बीते कुछ सालों में पहाड़ों में अगर कुछ बदला है तो वो है अस्पतालों में डॉक्टर्स की स्थिति। बीते कुछ सालों में जिन अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टर्स की कमी बनी हुआ करती रहती थी, उन अस्पतालों में अब डॉक्टर पूरे हैं। ये बात अलग है कि पहाड़ अब भी विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन अब मैदानों से अच्छी खासी संख्या MBBS डॉक्टर्स की पहाड़ में है। और एक समय पर जहां थराली CHC एक चिकित्सक के भरोसे चल रहा था, आज उसी CHC में 10 से 12 डॉक्टर्स की तैनाती है। ये बात थराली के लिए भले ही गर्व की हो, लेकिन दुखद स्थिति ये भी है कि इतनी संख्या में डॉक्टर होने के बावजूद भी अब भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब भी या तो बाहर की दौड़ लगानी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र थराली में तैनात चिकित्सक डॉक्टर मितेश मंजुल के मुताबिक शासन स्तर पर एक्सरे मशीन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। अब देखना होगा कि शासन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली तक पहुंचने में एक्सरे मशीन को कितना समय लगता है और कब बिना संसाधनों के चल रहे इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो पाती हैं। जैसा कि 3 विकास खंडों का एकमात्र PSCA है थराली, लेकिन आज डॉक्टर होने के बावजूद भी मूलभूत जो उपकरण हैं, जो संसाधन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके लिए पहाड़ के लोगों को यहाँ पर से 150 और 50 किलोमीटर के दायरे में अन्यत्र जाना पड़ता है। आप छोटी से हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे भी पिछले 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल से यहाँ पर एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएँ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र थराली में वर्तमान में पता चला है कि 15 डॉक्टरों की एक पैनल है, एक टीम है, लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और सुदूर इलाके का ये पिंडर वैली का अकेला सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना, विशेषकर एक्सरे मशीन ना होने के कारण और अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने के कारण बहुत दिक्कतें यहाँ पर उनको झेलनी पड़ती हैं। बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की रही है और मेरी चिंता भी है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग एक अल्ट्रासाउंड के लिए और एक एक्सरे मशीन के लिए सुदूरवर्ती, कोई श्रीनगर जा रहे हैं, कुछ लोग गरुड़ जा रहे हैं, कुछ बागेश्वर जा रहे हैं, तो ये चिंता है। मैंने इस बात को आगे भी रखा है और बहुत शीघ्र ही मैं इस काम को पे लगा हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात डाली है। कुछ महीने से एक्सरे मशीन ख़राब चल रही है। टेक्नीशियन भी आए हुए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दे दिया है। जल्दी एक्सरे मशीन आ जाएगी यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही है? असुविधाएं तो हो रही है। बात यह है कि एक्चुअली यहाँ पे 2 बार रिपेयर हो चुकी है मशीन, पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होने की वजह से मशीन 2 बार वोल्टेज कंट्रोल में नहीं था उसमें। और पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में नशीले पदार्थों के अवैध विक्रय, भंडारण, उत्पादन को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी ही तय समय पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से डीएम को बैठक शुरू करने के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद डीईओ, माध्यमिक, जिला आबकारी अधिकारी और मुख्य कृषि अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिस जिला स्तरीय अधिकारियों की NDPS जैसी महत्वपूर्ण बैठक के प्रति लापरवाही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बैठक में नदारद तीनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीएम ने बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस अधिनियम के अंतर्गत जनपद स्तरीय एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इसमें आवश्यकता थी कि जिला स्तरीय जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक, उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी।
जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य थी, मुख्य कृषि अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य थी और इनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया है। इन सभी का मैं स्पष्टीकरण जारी कर रहा हूँ और जिन अधिकारी को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। और सीधे रुक करेंगे देहरादून का। मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों पर लौटेंगे और उत्तराखंड में नौकरशाहों की मनमानी और मंत्रियों से तालमेल की कमी हमेशा देखी गई है और मौजूदा समय में भी मंत्रियों और नौकरशाह के बीच तालमेल की कमी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके अलावा मंत्रियों से ज़्यादा अफसरों की व्यस्तता पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। नौकरशाही पर खड़े हो रहे सवालों पर बीजेपी ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के काम के अपने अपने दायरे हैं जिसको समझना होगा। सरकार और नौकरशाही में तालमेल जरूरी है जो हमेशा दिखता है। इशू और कोई कार्य एक दूसरे पे शिकंजा कसने का नहीं है, एक दूसरे के तालमेल का है और दोनों ने मिलके इस राज्य के विकास में अपनी भूमिका को निर्धारित करना है। मुझे लगता है कि वर्तमान में हालांकि काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है, परंतु एक एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 विभाग होने के कारण कई दफ़ा ऐसा लगता है कि भी वो उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। मंत्री जो हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच में रहने का स्वभाव होता है और अब तो उन पर प्रभार क्षेत्र भी बट गया है। शीघ्र ही प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जब दौरा करेंगे तो इन चीज़ों को विशेष तौर पर उनके कार्य सिस्टम में आएगा। और उखीमठ में पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के मंदिर में अभी तक 13,656 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया है। तुंगनाथ धाम समेत तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों पर इस वर्ष भारी संख्या में तीर्थयात्रियों और सैलानियों की आवाजाही होने से यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटी हुई है। 12 मई को अगर कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संसारी जैबरी के मध्य चट्टान खिसकने से आवागमन बाधित नहीं होता तो तुंगनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकती थी। बता दें कि पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात और चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ के कपाट 6 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए थे। मंदिर समिति से जानकारी के अनुसार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलते ही प्रतिदिन 250 से लेकर 300 तीर्थयात्री तुंगनाथ धाम पहुंचे थे, मगर इन दिनों तीर्थयात्रियों के आवागमन में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी 80 से लेकर 120 तीर्थयात्री प्रतिदिन तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से देहरादून का। मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आपको सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं। अब मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय से मुख्य न्यायमूर्ति विपिन संघी महोदय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। I, Vipin Sanghi, having been appointed Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
and that I will uphold the Constitution and the laws. तो उत्तराखंड से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। राज्यपाल ने उनको शपथ ग्रहण कराई है और सीधी तस्वीर आपके सामने है। और सारी जो औपचारिकताएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूरी करते हुए विपिन सांघी आपको नजर आ रहे हैं। साथ में राज्यपाल भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण कराई है राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को। और अब से थोड़ी देर पहले नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने शपथ ग्रहण की है। और चलिए एक बार फिर से लौटेंगे खबरों पर। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों पर एक चिट्ठी ने ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों को ही एंट्री देने का पत्र भेजा है। अब ऐसे में उत्तराखंड से दिल्ली आने वाली 250 बसों में सिर्फ 50 बसें ही ऐसी हैं जो BS6 हैं। इस लिहाज से करीब 200 बसों पर ब्रेक लग जाएगा। हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त OP मिश्रा की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को एक पत्र मिला है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में बताया गया है कि दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए NGT ने भी ये निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल से दिल्ली में BS4 वाहनों की खरीद बिक्री नहीं होगी और इसकी जगह अब केवल BS6 वाहन ही संचालित होंगे। इसके अलावा NGT ने पहले ही ये निर्देश दिया था कि 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों को NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर बीजेपी का ये कहना है कि सरकार के संज्ञान में ये बात आ चुकी है, जिसके बाद परिवहन विभाग अपनी तैयारी में जुट गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 250 बसें दिल्ली आती हैं। इनमें से 22 वॉल्वो और कुछ प्राइवेट बस मिलाकर 50 बस ही BS6 हैं। इसके लिए ही निगम अब 141 BS6 बसें खरीदने जा रहा है। और पुलिस अक्सर अपने छोटे मोटे प्रयासों को खूब प्रसारित करती है। किसी का पर्स सड़क पर गिर जाता है और वापस करने का सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल दिया जाता है और वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन इस बार पुलिस ने घायल सिपाही की वीडियो पुलिस बनाती रही, लेकिन इलाज के लिए लेकर नहीं गई और एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। इस इंतजार की वजह से सिपाही की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से उन मददगार पुलिसकर्मियों की छवि धूमिल हो गई है। बताया ये जा रहा है कि मृतक राकेश राठौड़ वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात थे। राकेश राठौड़ अपनी बाइक से हरिद्वार से देहरादून आ रहे थे और इसी दौरान हरिद्वार हाईवे पर डिवाइडर से टकराने पर गंभीर रूप से वो घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन घायल पुलिसकर्मी का वीडियो ही वो बनाते रहे। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अफसर हरकत में आए और SSP ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए SP सिटी को जांच के निर्देश दे दिए। वहीं SSP ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में SP सिटी हर पहलुओं पर जांच करेंगे। देखिए, इसमें जो हॉस्पिटल में हमने पता करा है तो हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा ही दाखिला कराया गया था। जब दाखिल करने के पश्चात उसका चेकअप किया गया कांस्टेबल का तो वो मृत पाया गया। जहां तक का वीडियो की बात है तो वीडियो की जांच के लिए मैंने SP सिटी को टास्क दिया है, तो वो सारे पहलुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, उसकी हमने जांच आदेशित कर दी है। जो सच होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण से पहले बायोमेट्रिक लगाना बहुत जरूरी है और इसी के तहत ही सभी राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाएगा। देहरादून जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने यह बताया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के चलते सभी को बायोमेट्रिक लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे। अपने उपभोक्ताओं जो कस्टमर्स हैं जो NFS कार्ड धारक और APL कार्ड धारक, उनसे अपील करना चाहूँगा कि जून माह का राशन अभी भी दुकान पर अवेलेबल है। आप अपने जून माह का जिन लोगों ने नहीं लिया राशन वो आके ले सकते हैं 30 जून तक। और इसमें आवश्यक होगा बायोमेट्रिक से ही हम राशन बांट रहे हैं इस बार, तो अपनी बायोमेट्रिक लगवा कर ही राशन लेना आप सुनिश्चित करेंगे। ये मेरी आपसे अपील है। और जुलाई माह का राशन 1 जुलाई से हम वितरण शुरू कर देंगे और वितरण 20 जुलाई तक जारी रहेगा।
तो आपसे अपील है कि 20 जुलाई से पहले जुलाई माह का राशन भी आप उठा लें। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।